नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरपत कुमार। करंट अफेयर डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की डेट है 10 अक्टूबर। ये द हिंदू का फ्रंट पेज है। बहुत सारी हेडलाइन है यहाँ पे। पहला है कि यूके की प्राइम मिनिस्टर का इंडिया दौरा चल रहा है। तो कल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उनकी मुलाकात हुई थी, तो बहुत सारे समझौते हुए थे। ये देखिए, मिसाल खरीदेगा इंडिया 350 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। और यहाँ पे इंडिया की बहुत सारी कंपनीज यूके में इन्वेस्ट करेगी। इंडिया नेवल शिप्स की इंजन वहाँ से परचेस करेगी। और एक और है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है यूके की, वो इंडिया में अपने कैंपस खोलेगी। इसी के साथ में एक और हेडलाइन है, अफगानिस्तान मिनिस्टर आमिर मुत्ताकी दिल्ली पहुंच चुके हैं और एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है इंडिया और तालिबान सरकार। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ यह नया चैप्टर शुरू होने वाला है। इंडिया और श्रीलंका के बीच हमेशा एक हॉट टॉपिक रहने वाला होता है, श्रीलंकन नेवी अरेस्ट 47 इंडियन फिशरमैन। तो ये हमेशा ही मुद्दा चलता रहता है और ये हमेशा ही दोनों के बीच विवाद का मुद्दा रहता है। तो ये थी हेडलाइन। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है, इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंतर्गत लुप्त प्राय यानी कि एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत संरक्षित है। तीसरा है, यह हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का राज्य पशु है। आपको बताना है दिए गए कथनों में से कौन से सही है। ए में है केवल एक और दो, बी में है दो और तीन, सी में है वन और थ्री, और डी में आपका वन टू और थ्री। देखते हैं इसका आंसर है वो। ये है स्नो लेपर्ड, जो हिमालय रीजन में पाया जाता है। इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो एंडेंजर नहीं है, वनरेबल है। और ये साइट्स के अपेंडिक्स वन में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल वन में है। और एक और इससे रिलेटेड है कि स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है, उसमें 22 जो स्पीसीज है उसमें इस ये भी इंक्लूड है स्नो लेपर्ड। तो देखते हैं भौगोलिक वितरण। दक्षिण एवं मध्य एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुख प्रजातियां 12 देशों में ये फैला हुआ है, जो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना वगैरह, इस पूरे रीजन में ये 12 देशों में फैला हुआ है। भारत में ये पश्चिमी हिमालय में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी हिमालय और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का ये राज्य पशु है। तो अपना वो भी स्टेटमेंट सही है। अच्छा, इनकी विशेषता पूछी जा सकती है। पहले भी हाथियों की विशेषता, लॉइन की विशेषता भी पूछी गई है, तो इनकी विशेषता भी पूछी जा सकती है। ये दहाड़ते नहीं है, ये अकेले रहने वाले जानवर है, सुबह और शाम को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अपने शिकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एमओएफ का अनुप्रयोग है। रेगिस्तान रेगिस्तानी हवा से जल संचयन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना और संग्रहित करना, अपशिष्ट जल से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का खनन और मानव शरीर में दवाइयों को पहुंचाना। दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताइए। तो ये साइंस का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, जनरली सभी को इसके ऑप्शन राइट होते हैं जनरली। फिर भी कोई अजीब सा आंसर हो तो नहीं है, लेकिन जनरली इसके सभी ऑप्शन सही है। ये देख लेते हैं। एक्चुअली में अभी 2025 के नोबेल प्राइज में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार वो डिक्लेयर किया गया है। तो तीन जो साइंटिस्ट हैं, एक है सुमुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड उमार यागी, इन तीनों को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क विकसित करने में इनकी भूमिका के लिए। एक्चुअली में यहाँ पे ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये होता क्या है एमओएफ, यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होता क्या है। जनरली बोले तो ये एक ऐसा बैग है जिसमें डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, ये भरता ही नहीं है। एक्चुअली में हैरी पॉटर में एक ऐसा बैग है, हरमाइनी करके एक कैरेक्टर है, उसके पास, तो उसमें कुछ भी डालते जाओ वो भरता ही नहीं है। तो यही ऐसा एक सिस्टम है, एमओएफ पदार्थ है
एमओएफ मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर का एक रूप है जो विशाल मात्रा को स्थान में छोटी संरचनाओं में पैक कर सकता है। छोटी संरचनाओं में विशाल मात्रा में चीज़ों को पैक कर सकता है, ठीक जैसे हैरी पॉटर उपन्यासों में हरमाइनी ग्रेजर के बैग की तरह, उसमें कुछ भी डालते जाओ फिर भी वो भरता नहीं है। देखते हैं कैसे काम करता है ये। 1 ग्राम एमओएफ, 1 ग्राम एमओएफ में आप 1 फुटबॉल पिच के बराबर आंतरिक सतह क्षेत्र को उजागर कर सकता है, मतलब इतना उसके अंदर आ सकता है। ये जैसे है, इसमें बहुत सारा बीच में गैप है, आप देखोगे इन गैप के बीच में कोई भी पदार्थ, हवा, जल या फिर कोई भी ठोस भी है तो उसके बीच में समा सकता है। ये छिद्र छोटे आणविक कक्षों की तरह कार्य करते हैं जो गैसों, आयनों, अन्य अणुओं को फंसा सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, रूपांतरित भी कर सकते हैं, परिवहन भी कर सकते हैं। एमओएफ आणविक होटलों की तरह होते हैं जिसमें अनगिनत दरवाजे हैं। एक होटल की तरह बहुत सारे दरवाजे हैं, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग पदार्थ आते हैं, उनके लिए फिक्स प्रोग्रामिंग की जाती है। एमओएफ संरचना कार्बनिक, कार्बन आधारित अणुओं द्वारा जुड़े धातु आयनों से बनी होती है जो बड़े छिद्रपूर्ण गुहाओं के साथ एक त्रिआयामी नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर होता है और ये फैलता, इसके बीच में जगह होती है इस पदार्थ, जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज जैसे आप उसको फोल्ड करके फिर पानी में छोड़ो तो बहुत सारा पानी सोख लेता है, और आप कहीं जाके उसको, जहाँ पे पानी आपको गाड़ी वाड़ी साफ करते टाइम इनका उपयोग किया जाता है तो वहाँ पे पानी आप निकाल सकते हो उसमें से, स्पंज में से। तो ये स्पंज की तरह ही काम करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। इसी खोज की वजह से इस बाल का नोबेल दिया गया है। मैंने इसका अनुप्रयोग किया है, एप्लीकेशन। आपके यूपीएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आगे भी देखोगे तो कार्बन नैनो ट्यूब से क्वेश्चन आ रखा है, ड्रोन से क्वेश्चन आ चुका है, 3D टेक्निक आई थी तब 3D टेक्निक से भी क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। तो हो सकता है इस साल नोबेल पुरस्कार मिला है तो इससे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। आप सोचिए एक स्पंज है जो कोई भी पदार्थ को सोख सकता है, तो क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है इससे क्या? एक तो एमओएस शुष्क रेगिस्तानी हवा से पानी निकाल सकते हैं जो शुष्क क्षेत्रों के लिए स्थायी समाधान हो सकता है। जैसे रात में वहाँ पे बहुत ठंडी रातें होती है और ओस वगैरह गिरती है तो पानी को कलेक्ट कर सकता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, और सुबह उसी पानी का उपयोग मानव अपनी ज़रूरतों के लिए कर सकता है। तो सबसे बड़ा यही है। प्रदूषक निष्कासन, जल में पीएफएस जैसे प्रदूषकों को छानने में सक्षम है, पर्यावरण सफाई में भी हेल्प कर सकता है। ये जैसे पॉल्यूटेंट है उनको भी छान सकता है एनवायरनमेंट से, और उनका वो प्रदूषण को हटा सकता है एनवायरनमेंट से, तो इसका उपयोग ये भी हो सकता है। कार्बन कैप्चर एमओएफ चुनिंदा रूप से CO2 अणुओं को हटा सकता है, ये भी पर्यावरण से जलवायु परिवर्तन को रोकने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है, जलवायु परिवर्तन को रोक सकता है ये इसके थ्रू। हाइड्रोजन भंडारण में काम आ सकता है, क्योंकि आज की टाइम पे हाइड्रोजन ईंधन उपयोग करने में सबसे बड़ा चैलेंज है उसका स्टोरेज। उसको स्टोर करना सबसे टफ है, विस्फोटक है, तो उसको स्टोर करने में ये अच्छी भूमिका निभा सकता है। रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ मृदा तत्व, उनको भी सोखने के लिए, नीचे से सोखने के लिए काम आ सकता है। तीसरा है खाद्य संरक्षण। एमओएफ फलों द्वारा उत्सर्जित एथिलीन गैस को अवशोषित कर सकते हैं जिससे पकने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और खराब होने की संभावना कम होती है। आपको भी पता है जब फल को कहीं जगह रखा जाता है एथिलीन जो गैस होती है वो रिलीज करते हैं, तो ये अगर वहाँ पे रहेगा एमओएफ तो वो उस एथिलीन गैस को स्टोर कर लेगा, सोख लेगा, तो इससे फल खराब नहीं होंगे। क्योंकि एथिलीन गैस फैली रहती है तो वो ज़्यादा ज़्यादा पकते ही रहते हैं और एक टाइम आता है जब फल खराब हो जाता है, उसमें ये काम आ सकती है। तो उसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं, अभी तो इनिशियल लेवल पे तो इसके बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोई नामक विशाल मेगालिथिक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध रापा नुई शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस द्वीप के लिए किया जाता है? सबसे पहला बोरा बोरा द्वीप, गैलापागोस द्वीप, ईस्टर द्वीप और फिजी द्वीप। एक्चुअली में क्या हुआ है वो देखते हैं। ये है आपके ईस्टर द्वीप। ईस्टर द्वीप पे ये मूर्तियां खड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी साइज है इनकी। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन था कि इनको यहाँ पे पहुँचाया कैसे गया था। तो पहले माना जाता था कि इनको ऐसे लुढ़का के बहुत मेहनत करके यहाँ तक लेके गए थे, लेकिन अभी
पता चला है कि इनको घसीटा या लुढ़काया गया नहीं था, इनको बहुत सरल इंजीनियरिंग के थ्रू यहाँ पे पहुँचाया गया था। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो ईस्टर द्वीप आइसलैंड के बारे में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, ईस्टर द्वीप कहाँ पे स्थित है? ये दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित एक पोलिनेशियाई द्वीप है। यह चिली का एक विशेष क्षेत्र है। चिली एक छोटा सा त्रिकोणीय आकार का ज्वालामुखी द्वीप है। इस द्वीप में 3 विलुप्त ज्वालामुखी है। पहला है तेरेवाका, पोइके एंड रानोकाउ। यूनेस्को ने 1996 में इस ईस्टर द्वीप को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो ये इन्फॉर्मेशन काम की है, वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है और यूनेस्को की लिस्ट में है तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन हाइची या फिर HAECHI-6 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? तो यूरोपोल, आसियान पोल, इंटरपोल या संघीय जांच ब्यूरो FBI। जनरली ऐसे क्वेश्चन में किसी बड़ी संस्था, जो थीम होती है बड़ी संस्था की, उसका आंसर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी थीम कौन सी लग रही है आपको? इंटरपोल का जो आंसर होगा इंटरपोल होगा। अब देखिए इसका फंक्शन क्या करती है। वह क्या, दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया ने अभी फंडिंग की है इस ऑपरेशन की, द्वारा वित्तीय प्राप्त ऑपरेशन, इस ऑपरेशन की फंडिंग की है। HE-6 अंतर्राष्ट्रीय साइबर समक्ष वित्तीय अपराधों को लक्षित करता है। ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेवल पे जो साइबर फ्रॉड होते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, उनको टारगेट करती है। ये इंटरपोल का 6ठा वैश्विक ऑपरेशन है। यह विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए वैश्विक अभियानों की श्रृंखला का 6ठा संस्करण है। इसका लक्ष्य क्या है? अवैध रूप से प्रवाहित होने वाला ब्लैक मनी या फिर फाइनेंस है, उसको रोकना, अपराधियों को इससे जुड़े हुए जो भी क्रिमिनल्स है उनको पकड़ना, ये इसका टारगेट है। तो ध्यान रखना, वन लाइनर, इस बॉडी का नाम भी ध्यान रखना, इसका उद्देश्य भी ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान। ये एक रामसर साइट है। तो इंडिया में जितने भी रामसर साइट है उसके मैंने 2 चीज़ें तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। पहला ये कि वो किस स्टेट में अवेल है, किस स्टेट में स्थित है। दूसरा है उसकी कोई विशेषता, जैसे कोई गोखुर झील है, मानव निर्मित है, या फिर कोई प्राकृतिक झील है, या फिर किस टाइप का क्या है। तो वो ये 2 चीज़ें अच्छे से ध्यान रखना। ये पंजाब में स्थित है। एक्चुअली में ये चर्चा में है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पे क्या था कि 100 जंगली सुअर पाए गए थे मार्च में। तो उसका जब पोस्टमार्टम वगैरह रिपोर्ट आई तो पता चला कि जो जहरीले पदार्थ थे, ये जो नांगल झील में जहरीले पदार्थ थे, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये पंजाब राज्य में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह स्थल ऐतिहासिक महत्व रखता है। सतलुज नदी के तट पर स्थित बड़े नांगल वेटलैंड का एक हिस्सा है। यहाँ पे ही 1954 में भारत और चाइना के PM के बीच में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को औपचारिक रूप से लागू किया था, पंचशील सिद्धांतों को। तो इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। इसका लोकेशन भी ध्यान रखना, रामसर साइट है तो इसका लोकेशन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, कुबड़ वाली महसीर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैम्बेक महसीर, ठीक है, यह केवल कावेरी नदी बेसिन में पाई जाती है। इसे IUCN द्वारा लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कृत्रिम रूप से प्रजनन की गई तौर खुदरी मछली प्रजाति ने कुबड़ वाली महसीर की संख्या में कमी की है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? केवल 1, केवल 2, सभी 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, आंसर क्या है, इसका डिटेल क्या है। एक्चुअली में अभी तमिलनाडु सरकार ने 3 स्पीसीज के संरक्षण के लिए घोषित किए है, फंड घोषित किया 1 करोड़ रुपए। तो इसमें ये भी शामिल है, हम्पबैक महसीर भी शामिल है। तो इसके बारे में जान लेते हैं अपन। हम्पबैक महसीर एक बड़ी और आकर्षक मीठे पानी की मछली है। सबसे बड़ी बात है ये मीठे पानी की मछली है।
साइप्रिनिडे इसका परिवार है। ये केरल की पंबर, काबिनी और भवानी नदियों सहित कावेरी नदी प्रणाली में स्थानिक है, यानी कि वहीं पाई जाती है। इसे लोकप्रिय रूप से टाइगर ऑफ वाटर भी कहते हैं। टाइगर ऑफ वाटर के रूप में भी जानी जाती है क्योंकि ये गोल्डन टाइप के कलर की है। आभा से ये प्राचीन पर्वतीय धाराओं, स्वच्छ ऑक्सीजन युक्त जल में तेज धारा और चट्टानी सतह प्रचुर जलीय वनस्पतियों के साथ पनपता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, आईयूसीएन में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है क्योंकि इनकी संख्याएं घट रही है। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जनरली होता है ना कि ये केवल कावेरी नदी बेसिन में पाई जाती है, तो सही बात है, ये केवल कावेरी बेसिन में पाई जाती है। आईयूसीएन में लुप्त प्राय नहीं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये ध्यान रखना। और इसकी संख्या में कमी आ रही है, तो इसका ऑप्शन होगा केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इरावदी नदी जिसे अक्सर म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, इसलिए निम्नलिखित में से किस जल निकाय में बहती है? थाईलैंड की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर या फिर दक्षिणी चीन सागर। एक्चुअली में भी किया हुआ है, म्यांमार में बहुत टाइम पहले कू हो गया था, वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उनको हटा के सेना ने वहाँ पे कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद अभी वहाँ पे बहुत विरोध होते हैं, तो उसमें वहाँ की सेना ने बम गिरा दिए थे लोगों पे जो प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शनकारी पे बम। इसलिए म्यांमार न्यूज़ में है, तो हमें उसकी लोकेशन वगैरह जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। तो ये इरावदी नदी है जो कहाँ पे गिरती है? अंडमान सी में। कहाँ गिरती है? अंडमान सी में जाके गिरती है, तो ध्यान रखना इरावदी। और एक और नदी यहाँ से पास होती है, वो मेकोंग गंगा है, वो दक्षिणी चीन सागर में जाके गिरती है, तो उसका भी ध्यान रखना। उस पर क्वेश्चन आ चुका है, जोम्बोजी नदी वगैरह वोल्गा नदी के साथ में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो नदी कहाँ गिरती है, कौन से देशों में बहती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैप है, म्यांमार का मैप है, यहाँ चाइना है, यहाँ इंडिया है, या बांग्लादेश है, और ये थाईलैंड है, ये देश है, ये इसके साथ सीमा साझा करते हैं। चीन है उत्तर पूर्वोत्तर की साइड में, लाओस है पूर्व की साइड में, इस साइड में लाओस है, थाईलैंड है दक्षिण की साइड में, बांग्लादेश पश्चिम है, भारत उत्तर पश्चिम। ये सीमावर्ती जल निकाय जो जल बॉडी से घिरा हुआ है, अंडमान सागर, यहाँ पे ये अंडमान सी है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। भौगोलिक विशेषता क्या क्या है? प्रमुख पर्वत श्रृंखला राखीन, शांत पर्वत पठार, दावना रेंज, सेनाशेरी पर्वत आदि यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है। उच्चतम बिंदु है माउंट हक्का काबो रजी। और प्रमुख नदियाँ इरावदी है, चिडविन है, सितांग है, साल्वीस है, यांगुन है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इरावदी नदी है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखना कहाँ पे ये जाके गिरती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि पीएम कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना में एकल सौर पंपों की स्थापना, ग्रिड से जुड़े पंपों का सौरीकरण और किसानों की बंजर या खेती योग्य भूमि पर विकेंद्रीकृत ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना शामिल है। यह योजना कुल लागत का 60% तक की समग्र सब्सिडी प्रदान करती है। पीएम कुसुम के तहत कम लागत और उन्नत तकनीक तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों के लिए केवल आयती सौर कोशिकाओं यानी कि जो सौर सेल होते हैं और मॉड्यूल का उपयोग करना अनिवार्य है। तो देखते हैं ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन और चार, और सभी सही है। एक्चुअली में नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम योजना लाई गई थी, और इससे किसानों को भी सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से सशक्त कर सकते हैं, उसके लिए इसको लाया गया था। तो देखते हैं इस योजना के बारे में, क्योंकि यूपीएससी 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछ लेती है हर साल। तो योजना जितने भी न्यूज़ में रहती है साल भर, आपको अच्छे से तैयार करना है उसको। भारत अपनी प्रमुख योजना पीएम कुसुम को आगे बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से विकासशील देशों में इसकी सफलता को दोहराने के लिए तैयार है। सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आपको भी पता है कि बहुत टाइम पहले इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको शुरू किया था, और अभी उसका विस्तार काफ़ी बड़ा हो गया है।
तो जो ये पीएम कुसुम की सफलता थी, अब भारत चाहता है कि बहुत सारे विकसित देशों में भी, विकासशील देशों में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसका मंत्रालय है वो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। किसानों को ऊर्जा एवं जल सुरक्षा प्रदान करने, कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त बनाने और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए 2019 में स्टार्ट किया था। लक्ष्य है मार्च 2026 तक लगभग 34,800 मेगावाट क्षमता और जोड़ना। छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से 10,000 मेगावाट सौर क्षमता की स्थापना। स्टैंड अलोन सौर कृषि पंपों की स्थापना करना, सेपरेट रूप से खेतों में, किसानों के खेतों में हो। और फेडरल स्तर सौर्यकरण सहित ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौर्यकरण करना। तो ये ध्यान रखना, योजना के बारे में अच्छे से जान लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट ग्रीन वॉल निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से होकर गुजरता है? पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश पूछे गए कि किस देश में है, या कॉन्गो बेसिन में कौन सा देश शामिल नहीं है। और खासकर यूपीएससी का अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो हमेशा ही उनके लिए फेवरेट रहा है। जैसे कॉफ़ी उत्पादन हो, इस बार भी उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं वहाँ से। तो हमेशा अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो उसके बाद जितने भी रिलेटेड फैक्ट है वो अच्छे से तैयार करना है आपको। तो साहिल रीजन है, तो सेनेगल है, सॉरी ग्रेट ग्रीन वॉल है निम्नलिखित किस अफ्रीकी देश से होकर गुजरता है? सेनेगल है, नाइजर है, इथोपिया है, केनिया। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को आपको सिलेक्ट करना है। ए है केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 है, केवल 3, 4, 1, 3 और 4 है। एक्चुअली में इसमें केनिया शामिल नहीं है। तो देखते ये क्या है, उसका मैप भी देखते साथ में। ये देखो साहेल रीजन है, इसमें ये वॉल बनाई जा रही है, ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई जा रही है। ग्रेट ग्रीन वॉल पहल के बारे में ये 2007 में अफ्रीकी संघ द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसके द्वारा शुरू की गई थी, ये अफ्रीकी संघ द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये नहीं तो यूएनईपी वगैरह के थ्रू शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की है? अफ्रीकी संघ द्वारा, अफ्रीकी यूनियन द्वारा शुरू की गई है। तो देखो सेनेगल, बुर्किना फासो, चाड है, सूडान है, ये है, इथोपिया नीचे है। लेकिन ध्यान रखना केनिया नहीं है इसमें। इस मैप को बहुत अच्छे से देख लेना। वर्तमान में क्षरित लगभग 100 मिलियन हेक्टर भूमि को पुनर्स्थापित करना है। जो बंजर हो चुकी है, खराब हो चुकी है, उन्हें पुनर्स्थापित करना है। 250 मिलियन टन कार्बन को पृथक करना और 2030 तक 10 मिलियन हरित रोजगार सर्जन करना। ग्रीन रोजगार सर्जन करना है। इसका उद्देश्य अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान की सीमा से लगे साहिल क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि की मात्रा को बढ़ाना है। साहिल क्षेत्र है ये। यह जलवायु परिवर्तन, सूखा, अकाल, संघर्ष, प्रवासन के लिए एक सम्मोहक समाधान साबित होगा। एक्चुअली में आज का डिस्कशन यहीं तक है। इसकी जो पीडीएफ है वो वीडियो के नीचे लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैक्सिमम टॉपिक जो इम्पोर्टेंट थे पीटी से रिलेटेड वो कवर किए गए हैं। कल तक हमने 5-5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे हम इसकी संख्या और बढ़ाएंगे ताकि आपकी पीटी की तैयारी एमसीक्यू के थ्रू हो सके और आपको एक आइडिया लग सके कि किसी भी करंट में रहने वाले टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो जो नीचे दिया गया लिंक उससे। थैंक यू, धन्यवाद, कल मिलते हैं।